शशांक सविता को घूर कर उससे गुस्से से सवाल पूछ रहा था। उसके इस तरह घूरने से सविता की आंखें अपने आप नीची हो गई थीं। सविता के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। शशांक सविता से सवाल पूछ ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या इन्होंने जो कहा वो सच है? क्या आपने सच में शुभम सिंह के खिलाफ साजिश की है? आखिर क्या किया आपने? उस आवाज के आते ही सबकी नजरें डोर की तरफ चली गईं। सविता और शशांक ने जैसे ही डोर की तरफ देखा तो सामने मायरा हॉस्पिटल का गाउन पहने खड़ी थी, जिसमें वो काफी कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा सविता के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। मायरा की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। बोलो माँ, आप चुप क्यों हैं? इन्होंने जो कहा वो सच है क्या? मायरा ने फिर से अपनी माँ सविता की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। अपनी बेटी को देखकर सविता बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसके सवालों को सुनकर उसकी खुशी घबराहट में बदल गई। बेटा मायरा, अच्छा हुआ तुम उठ गई, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, सविता ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। सविता अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले मायरा की सिसकियों की आवाज आने लगी थी। माँ, मुझे बताओ, आपने शुभम के साथ क्या किया है? मैंने अभी अभी सब सुना है कि क्या कहा इन्होंने। मायरा ने सिसकती आवाज में फिर से सविता से पूछा। मायरा बिल्कुल नहीं जानती थी कि इन दिनों उसके साथ क्या हो रहा था। उसे बस इन दिनों बहुत गहरी नींद आ रही थी। उसने जैसे ही शुभम का नाम सुना तो वो खुश हो गई थी, लेकिन शशांक की बातों से उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर शुभम के साथ हुआ क्या। सविता के पास मायरा के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आखिरकार तुम जाग गई, अब कैसा लग रहा है मायरा? शशांक ने मायरा से पूछा। शशांक की बात का हाँ में सिर हिलाकर मायरा ने जवाब दिया। उसके हाँ में जवाब देने से शशांक को भरोसा हो गया था कि मायरा उससे बात करेगी। उसने मायरा को एक हल्की सी स्माइल दी। डरो मत मायरा, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं शुभम सिंह का दोस्त हूं, शशांक ने भरोसा दिलाते हुए मायरा से कहा। जब उसने देखा कि मायरा अब उससे बात करने में कंफर्टेबल हो गई है तो उसने मायरा से आगे पूछा। मायरा, मुझे बताओ कि शुभम तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है? शुभम सिंह का नाम सुनते ही मायरा के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उसे कुछ भी पता ना होने से वो अब भी सोच में पड़ी हुई थी। शुभम मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो वो हमेशा मुझे एनकरेज करने के लिए आते हैं ताकि मैं अपनी बीमारी से लड़ सकूं। शुभम ने यह भी कहा था कि वो मेरी बीमारी के इलाज का खर्च उठाएंगे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, मायरा ने खुश होकर शशांक से कहा। लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा उदास हो गया। उसने शशांक से पूछा, शुभम सिंह इस बार मुझसे मिलने नहीं आए? शशांक ने गहरी सांस ली और उसकी बात का जवाब दिए बिना मायरा से पूछा, शुभम सिंह ने और क्या किया तुम्हारे साथ? शशांक की बात सुनकर सविता तुरंत खड़ी हो गई। वो मायरा को देखकर कुछ बोल पाती कि उससे पहले शशांक ने उसे घूर कर देखा, जिससे सविता का पूरा शरीर कांप उठा। उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई और डर के कारण उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। मायरा का सारा ध्यान शशांक के सवाल का जवाब देने पर था, इसलिए वो अपनी मां को नहीं देख पाई थी। और हाँ, मायरा ने कुछ सोचते हुए अचानक कहा। क्या मायरा? शशांक ने बहुत आराम से मायरा से पूछा। मेरे पापा जुआ खेलते थे और जब वो पैसे हार जाते थे तो वो शराब पीकर मेरी माँ को मारते थे। शुभम चुपके से मुझे पैसे देते और मुझसे कहते थे कि अपने पापा को मत बताना, मायरा ने कहा। शशांक उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने एक नजर सविता की तरफ देखा। मायरा, बस इतना ही, और कुछ बताओ? शशांक ने फिर से मायरा की तरफ देखकर उसे पूछा। हाँ, बस इतना ही। शुभम एक्चुअल में बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मेरे सगे भाई जैसे हैं। कुछ दिनों से वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ठीक तो है ना? मायरा ने उदास होकर पूछा। वो इस दौरान भी थोड़ी नींद में थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा था। मायरा बस इतना जानना चाहती थी कि शुभम के साथ क्या हुआ और वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। शशांक सोच रहा था कि वो मायरा के सवाल का जवाब क्या दे,
वो उसे सच नहीं बता सकता था कि उसके भाई जैसे शुभम को उसके माँ बाप ने ही बर्बाद कर दिया है और अब वो कभी उससे मिलने नहीं आएगा। डोंट वरी मायरा, अभी शुभम बहुत बिजी है। उसे जब भी मौका मिलेगा वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। शशांक ने स्माइल देकर भरोसा दिलाते हुए कहा। शशांक की बात पर मायरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी अभी सब सुना कि आपने मेरी माँ से क्या कहा। माँ, आपने शुभम के साथ क्या किया? मायरा ने अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा। तुम्हारी बेटी ने सारा सच बता दिया है। क्या तुम अब भी इतने अच्छे आदमी को बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी ऊपर वाले का डर नहीं है? शशांक ने ठंडी आवाज में सविता से पूछा। शशांक की बातों से सविता का दिल फटा जा रहा था। उसने तुरंत अपनी बेटी मायरा को दौड़कर गले लगा लिया। सविता मायरा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे बहुत मजबूर किया गया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा। मुझे माफ कर दो मायरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सविता ने रोते हुए कहा। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसे देखकर लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। आज सविता अपना सारा दुख रोकर निकाल देना चाहती थी। मायरा को अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। माँ और बेटी को इस तरह रोते देखकर बाकी लोगों को भी बुरा लगने लगा था। शशांक ने उससे पूछा कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार था, लेकिन वो सविता के जवाब को पहले से ही जानता था। उसने एक गहरी सांस ली और वहां से निकल गया। उसे कुछ दूर तक रोने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। तुम लोग सविता पर नजर रखो और उस लड़की को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देना, शशांक ने अपने आदमियों से कहा और हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद शशांक उज्जवल जैन के बारे में पता करने में लग गया। कुछ ही दिनों में उसने उज्जवल के बारे में सब पता कर लिया कि वो किस तरह का आदमी था। उज्जवल के पास कोई जॉब नहीं थी और वो जितना भी पैसा कमाता वो सारा जुए में उड़ा देता। जुए में अपना सारा पैसा हारने के बाद वो दारू पीकर अपनी पत्नी को पीटता। बहुत पहले किसी ने उज्जवल के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी किया था। उज्जवल के पास ना जॉब है ना पैसा और उसे जुआ खेलना पसंद है, इसलिए जरूर उसके ऊपर कर्ज होगा, शशांक ने सोचते हुए खुद से कहा। तुम डार्क वेब से उज्जवल के बारे में पता करो कि उसने कितना कर्ज लिया है और किससे, शशांक ने अपने आदमी से कहा। कुछ ही देर में उस आदमी ने उज्जवल के बारे में सब पता कर लिया था। उसने तुरंत शशांक को अपना लैपटॉप दिखाया। जैसे ही उसने उज्जवल की प्रोफाइल देखी तो वो शॉक्ड रह गया। उज्जवल न केवल कसीनो में और ऑनलाइन जुआ खेलता था, बल्कि कई बार रॉबरी के लिए भी पकड़ा गया था। शशांक सोच रहा था कि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो वो खुद चुन लेंगे कि सही कौन है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए शशांक अपना काम खत्म करके सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब अविनाश तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि नव्या और आरव बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अविनाश ने आरव को गुड मॉर्निंग विश किया और पास की चेयर पर बैठ गया। क्या तुम आज ऑफिस जा रही हो? अविनाश ने नव्या से पूछा। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। वो शुभम के बारे में पूछना चाहती थी। वो अविनाश से शुभम के बारे में पूछने ही वाली थी कि फिर उसने खुद को रोक लिया। नव्या मन में सोच रही थी, अब अविनाश को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं शुभम को लेकर इसे ऑलरेडी परेशान कर चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट करके अविनाश अपने ऑफिस निकल गया। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ शशांक उसका वेट कर रहा था। उसने शशांक को अंदर कैबिन में आने का इशारा किया। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? अविनाश ने शशांक से अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा। मैं उस लड़की और उसकी माँ से मिला हूं। मुझे उस लड़की के बाप के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है और इस बात का सबूत मिला है कि वो शुभम के खिलाफ साजिश रच रहा था, शशांक ने अविनाश से कहा और सारे एविडेंस अविनाश के सामने रख दिए। हमारे पास सारे एविडेंस हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? शशांक ने अविनाश से पूछा। अविनाश उन एविडेंस को कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने शशांक से कहा, इन एविडेंस को नव्या को दे दो, फिर वो इनके साथ जो करना चाहे कर सकती है। ओके सर, शशांक ने कहा।
अगली सुबह जब नव्या अपने ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि एक पार्सल उसके नाम पर आया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा। जैसे ही नव्या ने पार्सल ओपन किया तो उसमें बहुत सारे एविडेंस थे। उन एविडेंस को देखकर नव्या बहुत खुश हो गई थी। वो सोच रही थी कि अब इन एविडेंस से शुभम को केस जीतने में बहुत आसानी होगी। उसने तुरंत शुभम के पर्सनल नंबर पर कॉल किया जो उसके गार्ड राघव यादव ने उसे दिया था। वीडियो एविडेंस के तौर पर काफी नहीं था, इसलिए लॉयर ने भी और सबूत जुटाने के लिए कहा था और अब नव्या के पास केस जीतने के लिए काफी एविडेंस हो गए थे। हाँ नव्या, बोलो। दूसरी तरफ से शुभम ने कहा, शुभम, मुझे उज्जवल के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नव्या ने कॉल पर शुभम से कहा। क्या ये सच है? शुभम ने नव्या से पूछा। शुभम अब भी कहीं खोया हुआ था। उसके चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी। हाँ शुभम, ये बिल्कुल सच है। मेरे पास जो एविडेंस है उनसे तुम्हें केस जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम जहां भी हो मैं इन्हें वहीं भेजती हूँ, नव्या ने शुभम को भरोसा दिलाते हुए कहा। शुभम ने नव्या से कहा कि वो एविडेंस लेने के लिए वहीं आ जाएगा, लेकिन नव्या ने उसे तुरंत मना करते हुए कहा, ये ठीक नहीं होगा। यहाँ आने पर सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ ही देर में नव्या ने अपना एक अलग लुक बना लिया था। वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। वो जल्दी से सारे एविडेंस लेकर ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी के लिए निकल गई, जहां पर शुभम सिंह अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। कुछ ही देर में जैसे ही नव्या ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी पहुंची तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग घूम रहे थे। नव्या उन्हें देखकर ही समझ गई थी कि ये अशोक चौहान के आदमी हैं। नव्या ने उनमें से एक दो को पहले भी देखा हुआ था। वो काफी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। क्या नव्या शुभम तक पहुंचा पाएगी एविडेंस, या अशोक चौहान के आदमियों के हाथों लग जाएंगे सारे एविडेंस? क्या उन एविडेंस से जीत पाएगा शुभम केस? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।